किया करते थे। गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। गांव में रामू की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वह अपनी जमीन पर अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वह अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। रामू के परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहती थी। रामू के पास एक बैल था जिसका नाम लालू था। रामू उस बैल से बहुत प्यार करता था। तू जल्दी जल्दी ये हरी हरी घास खा ले, उसके बाद हमें खेतों पर भी जाना है। तू तो जानता ही है हमें कितना सारा काम है। इसी खेती के सहारे तो मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। अच्छा लक्ष्मी, तुम जल्दी से मेरा खाना बांध दो, मैं लालू को लेकर खेतों पर जा रहा हूँ। जी मैंने आपका खाना पहले से ही बांध दिया है, अभी लेकर आती हूँ। यह लीजिए अपना खाना और समय निकाल कर खा लेना। और मुझे वह बीज भी दे दो जो मैं कल बाजार से खरीद कर लाया था। आज से ही मैं बीज रोपाई का काम भी शुरू कर दूंगा, ठीक है? आप यही ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह लीजिए आपके बीज। मैं कह रही थी अगर आज खेतों पर काम ज्यादा है तो मैं भी आपके साथ चलूं, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं लक्ष्मी, तुम घर पर रहकर माँ का ध्यान रखो, खेत की चिंता मत करो, वहाँ मैं संभाल लूंगा। रामू लालू के साथ खेतों पर निकल जाता है और खेतों में काम शुरू कर देता है। रामू को खेतों का काम निपटाते निपटाते शाम हो जाती है। चलो खेत का तो सारा काम निपट गया, अब घर चला जाए। कुछ समय बाद हमारे खेतों में भी हरी हरी फसल आ जाएगी। जी खेतों का सारा काम निपट गया ना? खेतों का साथ तैयार हो जाती है। लक्ष्मी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ फसलों की कटाई के लिए। हाँ ठीक, जाइए, मैं भी थोड़ी देर में आ ही रही हूँ। ठीक है लक्ष्मी, मैं चलता हूँ। रामू खेतों पर पहुंचकर फसलों की कटाई का काम शुरू कर देता है। दोपहर के समय घर का सारा काम खत्म करने के बाद लक्ष्मी भी खेतों पर पहुंच जाती है। जी आपने तो पूरा आधे खेत की कटाई अकेले ही कर डाली। हाँ लक्ष्मी, वह मौसम का कुछ पता नहीं है ना कि कब बरसात हो जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके सारी फसल की कटाई हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ मैं भी कटाई का काम शुरू कर देती हूँ, दोनों मिलकर कटाई करेंगे तो जल्दी सारी फसल कट जाएगी। ऐसे दोनों मिलकर फसलों की कटाई का काम फिर से शुरू कर देते हैं और रात को दोनों सारा काम निपटाने के बाद घर आ जाते हैं। अच्छा आप हाथ मुंह धो लीजिए, जब तक मैं जल्दी से घर में कुछ पका देती हूँ। बहू तू खाने की चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने पहले से ही खाना पका दिया है। जा रामू हाथ मुंह धो ले और बहू तू रसोई में से सबके लिए खाना परोस ला। ऐसे सारा परिवार मिलकर एक साथ खाना खा लेता है। लक्ष्मी, मैं सारी फसलों को बाजार में बेचने जा रहा हूँ तो घर आने में थोड़ा समय लग जाएगा। हाँ ठीक है, पर वह सीधी सड़क वाले रास्ते से मत जाएगी। क्यों लक्ष्मी, तुम मुझे उस सीधी सड़क से जाने को मना क्यों कर रही हो? आखिर वहीं से तो बाजार का रास्ता जल्दी आता है। वह हीरा चाचा थे ना, उनकी कल मृत्यु हो गई है और उनके घर वही रास्ते में पड़ता है, इसलिए उनके घर के सामने से जाना अब शगुन होगा, इसलिए अब कच्ची सड़क वाले रास्ते से ही बाजार जान। अरे लक्ष्मी, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब शगुन जैसा कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हें जैसा कहा बस वैसा ही करना, कच्ची सड़क वाले रास्ते से ही बाजार जान, बस मैं कुछ नहीं जान। ठीक है लक्ष्मी, मैं कच्ची वाले रास्ते से ही चला जाऊंगा। रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर कच्ची सड़क वाले रास्ते की ओर निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद रामू को पास में ही एक नदी दिखाई देती है। बहुत प्यास लगी है, जरा यहाँ थोड़ा रुककर पानी पी लेता हूँ। इतना कहकर रामू पानी पीने के लिए नदी की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ सुनसान रास्ते पर गणेश नाम का एक चोर आता है। वह देखता है कि बैलगाड़ी के आसपास कोई नहीं है और नदी के किनारे एक व्यक्ति पानी पी रहा है। वह इस मौके का फायदा उठाकर रामू की बैलगाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। जब रामू वापस आता है तो अपनी बैलगाड़ी को वहाँ पर ना देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। उसने आसपास हर जगह देखा पर उसे अपनी बैलगाड़ी कहीं नहीं मिलती। रामू को इस बात का आभास हो जाता है कि उसकी बैलगाड़ी चोरी हो गई है। थक हार कर रामू निराश मन से घर वापस आ जाता है। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? और बैलगाड़ी कहाँ है? फसल इतनी जल्दी बिक गई क्या? जरूर आप पक्की सड़क वाले रास्ते से ही गए हों।
मैंने आपको मना किया था ना कि आप उस रास्ते से मत जान। लक्ष्मी, तुम्हारी कच्ची सड़क के रास्ते के चक्कर में हमारी बैलगाड़ी चोरी हो गई। पता नहीं कौन हमारी बैलगाड़ी चोरी करके ले गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब हम सेठ धनीराम का ब्याज कैसे भरेंगे? हमारी इतने महीनों की मेहनत सब एक चोर चुरा के ले गया। तभी वहाँ पर सेठ धनीराम आ जाता है। ला रामू, इस महीने का ब्याज जल्दी से दे दे, आज मुझे बहुत काम है। ला थोड़ा जल्दी कर दे। मालिक, अभी कुछ दिन और रुक जाइए, मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। अभी फसल नहीं बिकी है। देख रामू, यह सब मैं कुछ नहीं जानता। तेरी फसल बिके या ना बिके, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक हफ्ते बाद फिर आऊंगा। उस समय मुझे मेरे ब्याज की रकम चाहिए, वरना तेरा यह घर और साथ ही यह तेरा बैल दोनों मेरे हो जाएंगे। धनीराम की बात सुनकर रामू और लक्ष्मी दोनों परेशान हो जाते हैं। रामू सेठ धनीराम की बातों का कोई जवाब नहीं देता। उस समय तो सेठ वहाँ से चला जाता है। उस समय तो दोनों ने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन रामू को भी यह बात अच्छे से मालूम थी कि हफ्ते तो क्या, एक महीने में भी ब्याज की रकम भरने के उसके पास कोई साधन नहीं है। उधर वह चोर बैलगाड़ी को लेकर अपने घर पहुंचता है। हे राम, अब यह किसकी फसल अब चुरा कर ले आए हो? अरे चंपा, कभी तो ढंग से बोल लिया करो। चोरी करना भी बहुत मेहनत का काम होता है। अगर पकड़े गए ना तो बहुत पिटाई पड़ती है, और फिर जो दर्द उठता है, एक महीने से पहले आराम नहीं मिलता है। तो ऐसा काम करते ही क्यों हो मेहनत करो और यह चोरी करना बंद कर दो। क्यों अपने साथ साथ हमें भी पाप का भागी बना रहे हो? देख लीजिए, मैं एक बात कह देती हूँ, हमें आपकी चोरी का माल नहीं खाना है। अगर आप मेहनत करके कुछ खिला सकते हो तो ही हमें खिलाना, वरना यह चोरी के मालिश से तुम ही अपना पेट भरो, मैं और मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे, मगर तुम्हारे चोरी की माल से अपना पेट नहीं भरेंगे। चंपा, तुम ऐसे क्यों बोलती हो? ये बच्चे केवल तुम्हारे ही थोड़ी ना हैं, ये मेरे भी बच्चे हैं, और तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन कम से कम मेरे और मेरे बच्चों के बीच तो मत आओ। चंपा गुस्सा होकर घर में चली जाती है। भगवान जाने इस आदमी का क्या होगा। कितनी बार कहा है मेहनत कर लो, मगर इनके कान में तो जौ तक नहीं रंगती। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। अचानक रमेश के बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। यह देखो ना, हमारे लाल को क्या हुआ है। कल रात से बहुत तेज बुखार है। गांव के वैद्य जी को बुलाकर दिखा भी दिया, मगर कोई फायदा नहीं। भगवान, क्या हो गया मेरे लाल को? यह सब आपके बुरे कर्मों का नतीजा है। ना जाने किस गरीब की बैलगाड़ी चुरा कर ले आए। जरूर उस गरीब की ही हाय लगी है हमें, तभी हमारे लाल की आज ऐसी हालत हुई है। एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, अगर मेरे लाल को कुछ भी हुआ ना तो मैं भी गंगा माया में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। चंपा, शुभ शुभ कहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे रामू, अब ला जल्दी। ब्याज की रकम पूरा हफ्ता निकल गया, पर तू मेरा ब्याज देने नहीं आया। चल अब जल्दी से निकाल ब्याज की रकम। मालिक, ऐसा ना करिए, मैं बहुत मजबूर हूँ मालिक। अब तेरी कौन सी मजबूरी आ गई? रामू अपने साथ हुई सारी घटना सेठ राम को बता देता है। तो तेरी फसल चोरी हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे अपने ब्याज के पैसे आज ही चाहिए, और अगर नहीं दे सकता तो अभी इस घर से निकल जा। अब से यह घर मेरा हुआ। जब तक मेरे पैसे वापस नहीं करेगा, इस घर में कदम मत रखियो। सेठ धनीराम रामू के परिवार को घर से बाहर कर देता है। तभी वहाँ पर रमेश बैलगाड़ी के साथ पहुँच जाता है। रुकिए सेठ जी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बैलगाड़ी चुराई थी। जब से मैंने तुम्हारी बैलगाड़ी चुराई है, तब से मेरे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। भगवान ने ही मुझे अपने कर्मों की सजा दी है। ये लो, ये तुम्हारी बैलगाड़ी और ये तुम्हारे फसलों के पैसे जो मैंने बाजार में बेच दिए थे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। रामू सेठ जी को उनका ब्याज दे देता है, और से धनीराम भी अपना ब्याज लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आखिरकार एक बार फिर किसी गरीब